नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं फाइट बैक सीरीज। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए एक सीरीज लॉन्च की गई है जहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर बेसिक से बोर्ड लेवल तक कंप्लीट किए जा रहे हैं एंड साथ ही साथ इसके नोट्स और इसके लिए प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जा रही है। बट नोट्स और प्रैक्टिस शीट के लिए आपको कमेंट सेक्शन पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी। तुरंत के तुरंत आपको नोट्स और प्रैक्टिस शीट भेज दी जाएगी। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस शीट कीजिए, नोट से रिवाइज कीजिए एंड फिर एनसीईआरटी एंड बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस लगाने लग जाइए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आप अपनी ड्रीम के पास पहुंचेंगे। तो ये सीरीज है फाइट बैक सीरीज, वीडियो नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं आज रियल नंबर्स को। तो जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले रियल नंबर्स की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा रियल नंबर चार्ट को कि ये चार्ट दिखता किस तरीके से है। तो रियल नंबर दो कैटेगरी में कैटेगराइज होता है, एक होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इनरेशनल नंबर। इन डिटेल थोड़ी देर में समझेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर फर्दर डिवाइडेड होते हैं नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स में और इंटीजर्स में। देन इंटीजर्स डिवाइड होता है नेगेटिव नंबर एंड देन होल नंबर एंड होल नंबर डिवाइड होता है आपका जीरो एंड जीरो से राइट में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या दिखता है, रियल नंबर चार्ट दिखता है। अब हम बात कर रहे होंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे एक कंडीशन प्रोवाइडेड है कि क्यू की वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि या तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे या तो रेशनल नंबर का रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, या तो आपके रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे या तो फिर उनका रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। एग्जांपल आप देखेंगे 1/2। 1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आता है, दैट इज अ टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब अगर आप 1/3 की बात करते हैं तो वहां पर सॉल्व करोगे तो 0.3333 आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये चल रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो दो केसेस होंगे रेशनल नंबर में, आइदर यू विल गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और आइदर यू विल गेट अ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पाई हो गया, फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आ गए, √2, √3, √5, √7, ये सारे किस कैटेगरी में आ गए, ये सारे कैटेगरी में आ गए इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि √2 का अगर आप देखोगे तो ये है 1414213। वहीं पाई का देखोगे तो 3.14159। तो इस तरीके से इनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है ना ही वो रिपीट हो रहा होता है ना ही वो टर्मिनेट हो रहा होता है। यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहे। कभी कभी ऐसा होता है 2.24242424, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं। बट यहाँ पर ऐसा भी कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, ना इस केस में देखने को मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड नॉन रिपीटिंग होता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। यहाँ पर आपका एक थ्योरम भी आ जाता है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये हर एक कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक होगा। ऑर्डर डिफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 के लिए लिखूंगा तो इट इज 2 × 2। सो 2 × 2 जब करोगे तो आपको हमेशा 4 ही मिलेगा। अब यहाँ ऑर्डर का आपको समझ में नहीं आएगा, मैं 6 के लिए बताता हूँ। 6 भी कंपोजिट नंबर है, आप लिख सकते हैं 2 × 3। अब आप 2 × 3 लिखे या 3 × 2 लिखे, मिलना आपको 6 ही है ना। 2 × 3 इज ऑल्सो 6, 3 × 2 इज ऑल्सो 6। सो ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये हर कंपोजिट नंबर के लिए यूनिक रहेगा। वापस से कह रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्या कहता है, वो ये कह रहा होता है कि आपके पास अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो जो कॉम्बिनेशन होगा रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर वो यूनिक होगा। क्लियर है ये बात। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 60 का आप क्या निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं भैया, ये भी यहीं पे साइड बाय साइड बता देता हूँ क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। तो 60 है
2 से पहले डिवाइड करेंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। अगर उससे डिविजिबल नहीं हो रहा तो उससे बड़े प्राइम नंबर को लेना है, उससे भी डिविजिबल नहीं हो रहा तो उससे बड़े प्राइम नंबर को लेना है। एंड ऐसे आपकी गाड़ी चलती रहेगी जब तक आपका पूरा ये फैक्टराइज ना हो जाए। 260 की टेबल में 30, 2 30 जा 60, 2 की टेबल में 30 का आता है 15 जा 15 नाउ इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो मैं क्या यूज करूंगा 3, 5 जा 5, 1 जा, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो ये कॉम्बिनेशन यूनिक रहेगा जो कि 60 के लिए है। अब सेम आप 100 के लिए कर लीजिए, 100 250 चा 225 चा, अब ना 2 से डिवाइड होगा ना ही 3 की टेबल में आएगा, हम क्या करेंगे 5 5 5 चा एंड 5 1 चा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल एक्सपांशन 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आपको इस नंबर को कंसिडर करना है। आपको दे दिया गया है एक नंबर जो कि है 4:n। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। आपको बोला गया है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 4:n 0 से एंड होगा। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी नंबर को अगर एक्सपांड होना है, मान लीजिए आपने 4 कुछ भी लिखा है, वो कब 0 से एंड होगा, जब इस नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड उस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 इंटू 5 मिलता है। अगर आपको 2 इंटू 5 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मिल रहा है या 2 इंटू 5 का कोई पावर मिल रहा है, तो ही ये जो नंबर होगा जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 0 से एंड होगा। यहाँ पे 4:n दे रखा है, n की कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर रखी, लेकिन क्या हम इस नंबर को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चलिए एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4:n है, क्या मैं इसे 2 इंटू 2:n लिख सकता हूँ? क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कहीं भी 5 दिख रहा है? इट ओनली इन्वॉल्व्स व्हाट 2 इंटू 2, यहाँ पर कहीं भी 2 इंटू 5 नहीं है। सो किसी भी नंबर के अगर आप उसे सिंपलीफाई करने में आपको 2 इंटू 5 ये नहीं मिल रही है, ये जोड़ी नहीं मिल रही है, उसका क्या मतलब है? दैट नंबर will never ends with digit 0. Why? Because it should have 2 and 5 as a factor. क्लियर है? अगर 2 इंटू 5, 2 और 5 दोनों ही फैक्टर रहेंगे तभी जाकर वो नंबर 0 से क्या होगा, एंड होगा। चलिए आगे बात करते हैं HCF और LCM की। इस चैप्टर की जान HCF और LCM, यहाँ से 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे पूछ लेंगे भैया इरेशनल प्रूफ करने का, उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए HCF क्या होता है? जब भी अगर मैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के HCF की बात कर रहा होता हूँ तो मैं बात कर रहा होता हूँ ऐसे लार्जेस्ट नंबर की जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उन दोनों नंबर्स को विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। अब HCF निकालेंगे कैसे? भैया दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फिर जो भी लोएस्ट पावर होगा कॉमन फैक्टर का उसे ले लीजिए। ठीक है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर उसे आप ले लेंगे, आपको HCF मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 18 और 24 का आपको HCF निकालना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, 18 का कर लेते हैं यहाँ पर। भैया जब 18 का किया 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, लिख दिया 2 इंटू 3 स्क्वायर। वैसे ही अब यहाँ पर आप किसका करेंगे? 24 का करेंगे। 24 का क्या होगा? 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 6 3 1 जा 3। ओके, ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक 2 कॉमन आ रहा है दोनों में ही, और 2 तो कॉमन है नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास तो है बट यहाँ पे आपको 2 नहीं मिलेंगे। 3 कॉमन है दोनों में, एक
एक जोड़ी 3 की है, और 3 भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 है। तो क्या क्या कॉमन आया भैया? 2 और 3 दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या मिल जाएगा? 6। 6 क्या हो जाएगा आपका? HCF। यही रूल आपको अपनाना है। 2 3 जितने नंबर दिए गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जितने आपके कॉमन मिलते जा रहे हैं उन कॉमन, और तीनों में ही अगर 3 नंबर का HCF निकाल रहे हो, तीनों में ही वो नंबर कॉमन होना चाहिए, तभी आप उसे HCF में कंसिडर करेंगे। लास्ट में जितने कॉमन आए उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? HCF, विच इज नोन एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसे GCF भी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की, जिसे LCM का नाम भी दिया गया है। अब LCM अगर मैं 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स की बात कर रहा होता हूँ, तो LCM क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर जो कि दोनों ही नंबर का, दोनों नंबर जिनका हम LCM निकाल रहे हैं उनका अगर मल्टीपल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? LCM। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों ही नंबर का मल्टीपल होता है। निकालेंगे कैसे? मुद्दे की बात क्या है कि LCM निकालोगे कैसे भैया? तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? हर एक प्राइम फैक्टर का, दोनों ही नंबर में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हर एक प्राइम नंबर का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, दोनों में हाईएस्ट पावर आप लोगे, ठीक है, एंड लास्ट में उनका प्रोडक्ट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा? LCM। फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 15 का LCM निकालना है। चलिए पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। ऐसे ही 15 का कर लेते हैं। 15 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से करेंगे। 3 5 जा, 5 1 जा, है ना, 5 1 जा 5। चलिए अब यहाँ पर आप देखोगे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है दोनों में? 2 की हाईएस्ट पावर है 2 स्क्वायर। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों ही केस में 1 है तो हम 3 लिख देंगे। 5 की भी क्या है? 1 ही है हाईएस्ट पावर, तो 5 लिख देंगे। अब 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 3 जा क्या होता है? 12। 12 5 जा क्या होता है? 60। 60 क्या आ गया आपका? LCM। किसका LCM आ गया? जब आप 12 एंड 15 का LCM निकालेंगे तो वो कितना आएगा? उसका आंसर आ जाएगा 60। क्या ये चीज़ क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्लियर है, HCF एंड LCM भी क्लियर है। अब मैं बताऊंगा HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए 2 नंबर है, उसका हमें HCF या LCM दिया गया है, कोई एक वैल्यू दी गई है, या तो HCF दिया गया होगा या तो LCM दिया गया होगा, तो हम दूसरी क्वांटिटी कैसे निकाल लेते हैं? तो रिलेशनशिप क्या है? किन्हीं भी 2 नंबर के HCF या LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। मान लीजिए 2 नंबर दिए गए हैं A एंड B। अब इसका जो HCF होगा और जो LCM होगा, अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको A और B के प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा। यानी कि HCF इंटू LCM, HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B, आपको क्या मिलेगा? A और B के प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा। चलिए रिलेशनशिप हमें मालूम हो गई है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 2 नंबर है 96 एंड 404, इनका HCF आपको फाइंड करना है और उसके बाद इनका LCM भी फाइंड करना है। तो तरीका क्या हो सकता है? या तो भैया आप पहले HCF फाइंड कर लो फिर LCM फाइंड कर लो, या HCF या LCM में से कोई एक फाइंड कर लो और जो फॉर्मूला दिया है उसको यूटिलाइज कर लो और उसके बाद इजीली आपका दूसरी क्वांटिटी निकाल लीजिए। मैं क्या निकालूंगा भैया? HCF निकालूंगा, मुझे ज़्यादा इजी वो लगता है। करना तो दोनों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। कर लेते हैं। 96 2 48, 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। अब 404 का कर लेते हैं भैया। 404 का कर लेते हैं। 404 का क्या होगा? 202, 101 एंड 101 जा 1। अब यहाँ 96 के फैक्टर्स लिख लीजिए आप। 96 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। वहीं अब मैं 404 का लिख लेता हूँ, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 101। अब यहाँ पे HCF क्या बोलता है? भैया दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ले लो। 2 2 कॉमन आ रहा है, एक जोड़ी 2 की कॉमन आ गई, एक और जोड़ी कॉमन आ गई, तो क्या आया? HCF 4 आया। क्या HCF 4 आया? दोनों में ही आपके 2 2 2 की 2 जोड़ी है, तो HCF आपका क्या आ जाएगा? एक तो भैया ये 2 की जोड़ी कॉमन है, एक तो भैया ये 2 की जोड़ी कॉमन है। यहाँ 2 भी है 3 भी है, बट इनके पास नहीं है तो कॉमन नहीं निकल पा रहा। सो जस्ट 2 इंटू 2। HCF क्या है आपका? 4। HCF 4 आ गया। चलिए HCF 4 आ गया। नंबर क्या है? 96 एंड 404।
तो 96 एंड 404 करेंगे, HCF हमारा 4 आ रहा है। मैंने LCM को मान लिया है कि LCM क्या है मेरा, x है। तो 4 इंटू जब मैं x करूँगा तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, अब जब मैं इसे सॉल्व करूँगा मुझे LCM मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइड बाय 4। तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, 101 है ना। इसको आप 101 जा काट सकते हो, 101 जा काट सकते हो, 4 1 जा 4, 400 4 1 जा 4। तो ये 404 को अगर काटना है 4 से तो 101 जा कटेगा। एंड अब आप जब 96 इंटू 101 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उन दो नंबर का LCM मिल जाएगा। 96 इंटू 101 कर लीजिए यहाँ पे, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 0 9, सो बेसिकली 6 9 6 9। क्या आ गया भाई, 9696। ये क्या हो गया, LCM किसका, 96 एंड 404 का। HCF कितना आया था, 4 आया था। क्लियर है ये चीज। चलिए अब बात करते हैं थ्योरम 1.2 की। काफी अच्छा थ्योरम है। अभी थ्योरम का स्टेटमेंट सुनिए क्या कहता है। लेट P बी अ प्राइम नंबर, P एक प्राइम नंबर है और अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। दिया ये गया है कि जो a है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। वापस से स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं, P जो कि एक प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। a कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। मान लीजिए P स्क्वायर जो है अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, P1 P2 P1 P2 P3 P4 Pn इंटू P1 P2 P3 Pn। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है कि भैया हमने ये माना कि भैया a स्क्वायर क्या है, अल्टीमेटली a स्क्वायर क्या है, कंपोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता था, हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख दीजिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता था कि भैया हर कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता था। तो हमने भी कर दिया। हमने क्या किया, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 और वापस से कर दिया। क्यों, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर। यहाँ पे गलती से P स्क्वायर लिख दिया गया था, क्या होगा ये ए स्क्वायर होगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब भैया वो ये कह रहा है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या P भी इन्हीं का एक पार्ट होगा, P भी इन्हीं में से एक होगा। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P इज वन ऑफ P1 P2 P3 Pn। इसमें से एक फैक्टर तो P भी होगा। क्यों, P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जरूर उसका फैक्टर होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर 4 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 का एक फैक्टर 2 भी तो होता है। 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का एक फैक्टर 5 भी तो होता है। तो ये चीज तो आपको ज्ञात रखनी है कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसके फैक्टर में वो नंबर भी आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, P एक प्राइम नंबर है तो भैया ए स्क्वायर का जब आप फैक्टर करोगे तो P भी उसी में से एक होगा। अब भैया ए के फैक्टर क्या होंगे, P1 P2 Pn, है ना, यही उसके भी फैक्टर होंगे। तो P तो इसका भी कोई पार्ट होना चाहिए, क्योंकि P अगर इसमें से एक था तो P तो इसका भी क्या होगा, फैक्टर होगा। तो P A को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपली यू कैन राइट दैट P कैन डिवाइड A। समझ रहे हो। तो ये तरीका होता है, ये कंसेप्ट है। स्टेटमेंट आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिख सकते हो, बट जो तरीका है वो ये होना चाहिए। पहले आपने ए स्क्वायर के फैक्टर्स लिखे, फिर आपने बताया कि भाई ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज करके मैंने इसको ऐसा लिखा, क्योंकि वो कह रहा था किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। अब मैंने बोला कि भैया P इन फैक्टर में से एक है। अगर P इन एक फैक्टर में से एक है तो भैया ये तो A के भी फैक्टर है ना, तो P तो A का भी फैक्टर हुआ, तो P तो A को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी चीज है, हो गया आपका जो थ्योरम है वो प्रूफ। क्या कह रहा था थ्योरम, वापस से कह देता हूं, कोई प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम 1.3 की, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है √2 इज अ रेशनल नंबर। अभी देखिए यार, सब कहते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में √2 इज अ रेशनल नंबर या √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आने के चांसेस अब थोड़े मुझे कम लग रहे हैं,
जिस तरीके से मैं सीबीएसई को पढ़ पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं माइंडसेट समझ पा रहा हूँ सीबीएसई का कि किस हिसाब से पेपर निकाल रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि डायरेक्टली रूट टू नहीं पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी बार पूछ चुका है। अब बच्चों को भी पता है कि रूट टू आ ही जाता है। 1/√2 पूछ लिया, 1/5 + 2 √3 पूछ लिया, 8 + 3 √3 पूछ लिया। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, पूछेंगे सही लेकिन ट्विस्ट करके। देखिए विद टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया है सीबीएसई के पेपर्स में, भैया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन को पहले ट्विस्ट किया गया है, ठीक है, उसको थोड़ा लैंग्वेज को टफ किया गया है एंड फिर बच्चों को दिया गया है एंड बच्चे वहीं पे फंस रहे हैं। सिलेबस तो वही है, विद टाइम उल्टा रिड्यूस होता जा रहा है, तो वहां से तो कुछ कर नहीं सकते आप। क्या हार्ड क्या इजी बना लोगे भाई, 10 साल से एक ही चीज चलती आ रही है, उल्टा आपके लिए तो कम हो गया। तो वहां पर लैंग्वेज के साथ खेला जा सकता है, क्वेश्चन की भाषा के साथ खेला जा सकता है, क्वेश्चन के साथ थोड़ा खेला जा सकता है। तो यही है चीजें, टाइम आपका किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए उस चीज में गेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जहां पर सीबीएसई आपको चेक कर सकती है। चलिए रूट टू इरेशनल ऐसे प्रूफ करो, तो भैया एक चीज मान लो, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको करेंगे। मैं मान रहा हूं रूट टू रेशनल है, लेट अस सपोज रूट टू इज अ रेशनल नंबर। लेट अस सपोज रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q। भैया एक सिंपल सी बात है कि अगर रूट टू रेशनल है तो p/q फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या मैं रूट टू को p/q लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हो। अब मैं ये बोलूंगा कि भैया p और q के कुछ कॉमन फैक्टर होंगे, तो भैया डिवाइड कर लो, क्या मिलेगा? a/b। अब यहाँ लिखना अनिवार्य है कि a एंड b क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जो किसी की भी टेबल में ना आते हो, सिर्फ 1 की टेबल में आए और खुद की टेबल में आए, उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब रूट टू इज इक्वल टू a/b है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा भैया आपको? इस साइड रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा और इस साइड a/b का स्क्वायर हो जाएगा। क्या मिला आपको? 2 और a²/b²। क्या यहाँ से आप ये लिख सकते हो b² इज इक्वल टू a²/2। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ f2 डिवाइड्स a², f2 डिवाइड्स a², इट विल डिवाइड 2 ऑल्सो, इट विल डिवाइड 2 ऑल्सो। भैया अगर अभी थ्योरम पढ़ा था 1.2, क्या कह रहा था कि अगर a² को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा। तो सिंपली अगर 2a² को भी करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। तो a का एक फैक्टर तो मिल गया भैया 2। अब अगर मान लीजिए 2 एक फैक्टर है तो क्या मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c, वेयर c इज सम नंबर। अब भैया इसको समझो, ठीक है, इसको समझो। मान लीजिए मैंने कहा कि 10 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 10 मिल जाएगा ना। वो नंबर क्या है? 5, 2 5 10। 50 ले लीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 50 मिल जाएगा। 100 ले लीजिए, 2 से डिवाइड होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 100 मिल जाएगा। 2 × 50 100। यानी कि अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर मुझे ये चीज तो पता थी कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने 2 में एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जो कि c है, यानी कि अब मुझे क्या मिल जाएगा? 2c किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। अब ये a इज इक्वल टू 2c, मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा? सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो आप। तो भैया सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? b² इज इक्वल टू 2c² डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा भैया? b² इज इक्वल टू 4c² डिवाइड बाय 2, है ना, इतना मिल जाएगा। चलिए एक बार इतना लिख लीजिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया है स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए इसका भी ले लिया है, दोनों के स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए। चलो बढ़िया है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, कहाँ पे आया था हमारा? b² इज इक्वल टू 4c²/2। हमने एक चीज प्रूफ कर दी थी कि भैया 2 जो है a का फैक्टर है, ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी थी। अब आगे सॉल्व करना है, मुझे ये चीज मिल चुकी है क्या
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c² काटो भैया, 2 से कटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c² इज इक्वल टू b²/2। सोचो मत ज़्यादा, बस 2 को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया हूँ, सोचने की ज़्यादा बात नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ वापस से थ्योरम का यूज़ करके लिखो कि इफ़ 2 डिवाइड्स b², इफ 2 डिवाइड्स b², then 2 also divides b। सिंपल सी बात है कि अगर 2 भैया b² को डिवाइड कर रहा होगा तो 2 b को भी डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि एक चीज तो मेरे को पता चल गई, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बट हमने क्या बोला था, a एंड b को प्राइम होते हैं भैया, वही बोला ना कि a एंड b तो क्या थे, को प्राइम थे, कि इनका भैया कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। Thus our assumption is wrong. Thus our assumption is wrong. हमारा जो assumption था वो क्या था, wrong था। Hence root 2 is irrational. क्लियर है ये चीज, क्लियर है भैया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड पहले मानो फिर लिखो कि √2 a/b के बराबर है, a और b को प्राइम है, देन प्रूफ कर दो कि a एंड b को प्राइम नहीं है, इसका मतलब √2 जो है रेशनल नहीं इरेशनल है। ये तो सॉर्टेड है, √2 √3 आएगा, इस तरीके से कर लोगे भैया। अगर 2 + √5 आ रहा है तो उसको भी इसी तरीके से करिए। वहाँ पे आप ये फैक्ट यूज़ कर सकते हैं कि भैया √2 जो है वो इरेशनल है, ठीक है, वहाँ पर आप ये फैक्ट यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ है, समझिए, अगर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भैया बताइए 5 + √2 इरेशनल है, तो वहाँ पे इस फैक्ट का यूज़ कर सकते हो 2 या 3 नंबर में कि √2 इरेशनल है। बट अगर 5 मार्क्स में आ रहा है ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, तो आपको वहाँ ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि जो √2 है वो इरेशनल क्यों है। 5 मार्क्स के लिए आ रहा है तो पहले आपको ये भी करना पड़ेगा। 2 या 3 के लिए आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली यूज ए फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। क्लियर है ये चीज़ें। अब बात करते हैं इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम से बन सकते हैं, ठीक है। अब आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनके पावर्स का सम क्या होगा। मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि अगर 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इनके जो पावर्स होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर्स के जो पावर्स होंगे उनका सम क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। या √2 1/√2 1/5 + √2 या सिर्फ 5 + √2, इन सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो इस चैप्टर में से इन्हीं एरिया के अराउंड कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे होंगे। या जो 4:n हो गया, 6:n हो गया, क्या ये कभी 0 से एंड होगा, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए यार, एक चीज़ तो मैंने क्लियर करवा दी आपको कि इस चैप्टर में कैसे आपको थ्योरम्स को समझना है, ठीक है। इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट थे वो सारी चीज़ें आई गेस अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर हो गई है, कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए आई विल स्कोर 95, क्योंकि मैंने यहाँ पर दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अगर दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पड़ाव 3 में जा रहे हैं। वहाँ पर हम आपसे मिलेंगे, पढ़ रहे होंगे पॉलिनोमियल वीडियो नंबर 3। बट उससे पहले आपके लिए एक टास्क है, अगर आपको नोट्स और प्रैक्टिस शीट चाहिए होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो की, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा अपना मेल आईडी, आपको मैं भेज दूंगा पर्सनली इस चैप्टर के नोट्स और इस चैप्टर की प्रैक्टिस शीट। उसे प्रैक्टिस कीजिए, इस कंसेप्ट को कॉन्कर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज की। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। धन्यवाद।